नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं PYQ सीरीज ऑफ SST सेक्शन बी 2 मार्कर। 1 मार्कर सेक्शन ए मैंने कम्प्लीटली दे दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा एंड यू एंजॉयड दैट सेशन ऑल्सो। कमेंट्स भी आपने खैर काफी अच्छे से किए हैं। तो चलिए अभी PYQ सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें मैंने पीछे वाले जो पेपर्स हैं उनमें उनको ज़्यादा वेटेज दिया है, लाइक 24, 23, 22, 21 ऐसे करके उनको ज़्यादा वेटेज दिया है। और जो लाइक 11, 2011, 12 वाले हैं उनमें जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया है। ऐसे करके मैंने आपको ये कंप्लीट क्वेश्चंस का सेट दिया है। तो ये बच्चों देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस का क्या है इसके अंदर रोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है बेटा यहाँ जी, यहाँ पर दैट व्हाट कंप्राइजेज द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो बेटा जी देखिए, नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो बायो मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब कि वेराइटीज। ओके, तो हमारे अर्थ पे प्लांट्स एनिमल्स की लाइक अनगिनत वेराइटीज हैं। तो उसके अंदर फ्लोरा फौना भी आ गया। फ्लोरा मतलब कि फ्लावर्स एंड फौना मतलब कि एनिमल्स। इकोसिस्टम आ गया। इकोसिस्टम को पता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है फॉर द सर्वाइवल। और यहाँ तक कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी आ गए। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब कि क्लाइमेट आ गया, लैंड कैसा है, उसका टेक्सटाइल कैसा है, ठीक है, वो सब कुछ आ जाता है। तो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज ना बहुत यूनिक है और बहुत वेरिड है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहाड़ भी हैं तो घने जंगल भी है, ठीक है, रेगिस्तान भी है तो रिवर्स भी हैं, नदियाँ भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं तो समुद्र भी है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ भी हैं तो प्लांट्स भी हैं, क्रीपर्स हैं तो फ्लावर्स भी हैं, लीव्स हैं तो इंसेक्ट्स भी हैं, और लैंडस्केप का रेंज भी बहुत ज़्यादा है। ओके, मिनरल्स, वेजिटेशंस, प्लांट्स, एनिमल सब कुछ है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। जनरली अगर आप कोई और कंट्री के बारे में देखो ना बेटा, तो आपको ये देखने को आता है कि एक दो वेराइटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी लैंड को लेकर, एनिमल्स को लेकर। बट यहाँ पे हम लोगों को विभिन्न वेराइटीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज है ना, वो हम लोगों को फूड भी प्रोवाइड करता है, वाटर भी, अच्छी सी फ्रेश एयर भी, और ड्वेलिंग ड्वेलिंग मतलब एक घर, ठीक है, वो भी हम लोगों को यहीं से ही मिलता है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम से ही हम लोग जो है वो नेचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं और वर्शिप करते हैं। ठीक है, आज गंगा माता की पूजा करना, और कि हिमालय पर्वत, अब है तो पर्वत ही ना, यूं देखा तो पत्थर ही तो है, पर हम उनको पूजते हैं, है ना। प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग आदर सत्कार करके उनको, तुलसी माता की पूजा करना, ये सब तो ये हम सब करते हैं, ठीक है। तो हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ उनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है राइट अबाउट द वर्ड्स क्यूमिंग एंड गरबा। तो क्यूमिंग जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि मणिपुर डांस फॉर्म होता है ना बेटा, तो मणिपुर डांस फॉर्म में पेटीकोट पहना जाता है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर का प्लेटेड होता है। पेटी मतलब ये चुन्नट वाला पेटीकोट होता है पूरा, और उसको उनकी उनकी भाषा में उसको क्यूमिंग कहा जाता है, ठीक है। गरबा, गरबा या इसको हम लोग गर्भ भी कहते हैं, ठीक है। तो गरबा जो है वो एक्चुअली गर्भ से डिराइव हुआ है। गर्भ मतलब कि गहराई, ठीक है, डीप। तो हम लोग गर्भ लैंप भी लेते हैं। अब ये टाइप का डांस फॉर्म है नवरात्रि का, कुछ भी आपको बताइए, ठीक है, जहाँ पे डांसर्स जो है वो अपने सर पे एक मटकी रखते हैं जिसमें होल्स होते हैं, बस डेकोरेट की होती प्यारी सी, और अंदर एक दिया जो है वो जलता है। ओके, दे कीप देयर पोट्स ऑन देयर हेड, और उसको सर्कल में, हम जो सर्कल में जो गरबे करते हैं, ठीक है, शेरी गरबा, तो वो गरबा जो है वो गाते हैं। तो पीपल ऑफ एंटायर गुजरात डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ गरबा ड्यूरिंग नवरात्रि, और ये 9 डेज का फेस्टिवल होता है। तो गर्भ दैट इज अ मटका, ओके, हैविंग द होल्स, और उसमें हम लोग दिया रखते हैं गहराई में, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, जो स्पेशली रिवर्स और वैलीज के साथ एसोसिएट होती है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ना ऐसा होता है लाइक एक तीर से दो निशान है, या एक तीर से बहुत सारे निशान, ठीक है, मतलब एक तीर से हम बहुत सारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इसके लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंडिया को ग्रोथ देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जहाँ पर भी फ्लड की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर भी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट हो जाती है, प्रॉब्लम है पानी नहीं आ रहा है तो वो आ जाता है। इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, वाटर प्रोवाइडेड सेटलमेंट्स, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे पानी की सुविधा होना, उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है, उसी पानी से ट्रांसपोर्टेशन भी हम कर सकते हैं, शिप्स, उनके थ्रू हम एक जगह दूसरी जगह पे जाते हैं।
एंटरटेनमेंट भी होता है इसी पानी से। तो आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये वो तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ कॉपर। कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है बताना है। तो बेटा जी जब हम कॉपर को मिक्स करते हैं टिन के साथ तो वो एक बेल, टंग टंग जो अपने घर पे या स्कूल्स में होता है ना, ये घंटी, वो बनाने में हेल्प करता है। सिमिलरली जब हम लोग कॉपर को मिक्स करते हैं जिंक के साथ तो वो ब्रास बन जाता है। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है, बचपन से बताया गया हम लोगों को। इसके लिए इलेक्ट्रिक वायर्स में उसका यूज करते हैं, टेलीफोन रेडियो टेलीविजन में उसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के कॉइल्स में भी उसका यूज करते हैं। कॉपर इज ऑल्सो यूज इन इंसेक्टिसाइड्स, ओके, मच्छर वगैरह मारने में, एक्सप्लोजिव्स, पटाखे वगैरह फोड़ने में, कलर ग्लासेस, कॉइन्स, प्रिंटिंग, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द मेजर प्लेसेस इन इंडिया वेयर आयरन इज अवेलेबल। तो देखो कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है आयरन कोर का। आयरन हम लोग को उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वहाँ से बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। उसके अलावा गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश और आसाम में भी पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई मी, आई एम नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, हु एम आई। ठीक है, बेंगलोर। I am called the Sunrise Industries. Who am I? Plastic Industries. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Mumbai and Ahmedabad become the center for cotton and textile industry. ठीक है, तो मुंबई और अहमदाबाद जो है वो सेंटर माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। क्यों? देखो, तो मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट में आंसर बता दिया आपको। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, मुंबई और अहमदाबाद वो एरिया है जहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है इन दोनों स्टेट्स में। उसके अलावा क्लाइमेट कैसे मॉइस्ट होता है, तो द रीजन आर गिफ्टेड विद द मॉइस्ट क्लाइमेट जो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन। तीसरा, यहाँ पे लेबर बहुत चीप है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है ना, और यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट होके भी आए हैं, दूसरी दूसरी जगहों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से लेबर आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है। तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जो वर्कर्स चाहिए वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। देन एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज। मुंबई एक मेजर सी पोर्ट है और वहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बेटा कि कंट्री के अंदर ही, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं चीज़ों का, सर्विसेज का, गुड्स का, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कश्मीर के एप्पल जो है वो महाराष्ट्र में पहुंचा रहे हैं, तो कश्मीर और महाराष्ट्र दो स्टेट इंडिया के ही हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। So the trade that takes place among the different regions but within the boundaries of the country, that is called the internal trade. जैसे कि a trader of Gujarat buying woolen from the Punjab, ठीक है, a kite maker of Surat selling his kites to the Baroda. Okay, चलिए नेक्स्ट। डिफाइन पर कैपिटा इनकम एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इनकम जो भी कंट्री की होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, दैट इज पर कैपिटा इनकम। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका मतलब कि वो एक्टिविटी आप करोगे जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, जिसमें आपका कोई भी लालच नहीं है। हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से करते हैं या सर्विसिंग की वजह से करते हैं, सर्विस देना, ठीक है, उसके लिए। तो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू अदर्स, ठीक है, दूसरों के लिए सेवा भावना जो रखना होता है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल गेन, ठीक है, जिसमें हम कोई भी पैसे हमें मिलेंगे उसका कोई भी हम लोग लालच नहीं रखते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारे घर पे हमारी मम्मी खाना बनाती है हमारे लिए, तो उनको कोई लालच नहीं है उसमें, ठीक है, वो हमसे प्यार करती हैं, अपने बच्चों का पेट भरा हुआ दिखती हैं, भाई मेरे बच्चों को भूख लगी होगी, तो वो जो प्यार उनका खाने में दिखता है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट। Which steps have been taken to consider the
सॉरी, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है ना बेटा कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉल्यूशन लेवल, ठीक है, ज़्यादातर हम लोगों को पॉल्यूशन लेवल का पता होना चाहिए कि कितना पॉल्यूशन लेवल फैल रहा है। स्टेट और नेशनल पॉल्यूट कंट्रोल बोर्ड्स सेटअप कर देने चाहिए, बोलते हैं ना पीयूसी करके, ठीक है, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोर्ड सेटअप करने चाहिए। हालांकि 5 जून तो हम वैसे भी सेलिब्रेट करते ही हैं एज एन एनवायरमेंट डे। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट एक्चुअली इनेक्ट किया गया था 1981 में, जहाँ पे ये था कि इंडस्ट्रीज वगैरह भी कितना धुआं निकाल सकती है, उस पर पूरे रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, गाड़ियाँ कितनी होनी चाहिए और कितने लेवल का धुआं निकलना चाहिए, वो हर एक चीज़ जो रूल्स में लिखा होता है, बट इतना अच्छे से फॉलो होता नहीं बाय द वे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, वो साइन किए गए हैं कुछ कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे उन्होंने ये किया है कि किस तरीके से हम लोग जो लेवल है ओजोन का, ठीक है, वो किस तरीके से डिटोरेट होता है, ठीक है, किस तरीके से खत्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, और डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो वो भी सब कुछ उसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give an introduction of the tribe which contribute greatly in making Indian culture variegated and the prosperous, ठीक है, तो कह रहा है कि उस ट्राइब के बारे में हमें बताइए जिन्होंने इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा वेरीगेटेड, मतलब विभिन्न कर लिया है और इतना ज़्यादा प्रॉस्परस कर लिया है। तो बेटा जी ये जो ट्राइब है वो है एक्चुअली ऑस्ट्रेलियो टाइप, या जिसको हम निषाद पीपल कहते हैं, जो एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में आए थे। उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक कलर था, इसके लिए हम इंडियंस का व्हीटिश कलर होता है ना, ब्राउन बॉयज, ठीक है, व्हीटिश कलर होता है हमारा, ब्रॉड हेड होता है, और नोज कैसा होता है बेटा जी, फ्लैट, हाइट शॉर्ट रहती है। द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब, ठीक है, इनके जो ओरिजिन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं, तो ये जैसे कोल, मुंडा, ये कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे लगता है कि ये वहीं से ही आए हुए हैं। खासी ट्राइब जो आसाम में आपको देखने को मिलेगी, अंडमान निकोबार में, म्यांमार में इनके आपको कुछ वंशज लोग देखने को मिल जाएंगे, मतलब ट्राइब्स जो भी लाइक, वैसे तो बेसिक देखा जाए तो इवोल्यूशन हो चुका है, सब कुछ सिविलाइज हो चुका है, बट स्टिल अगर आपको ऐसे ट्राइब्स में जाना है तो आप इन कुछ ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं उनको। द कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस, ओके, उन्होंने ही हम लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, कॉटन क्लोथ्स पहनना सिखाया, बहुत सारे स्किल सिखा के गए, और रिलीजियस बिलीफ भी उन्होंने ही हमें सिखाया। इसके लिए कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो कल्चरल चेंज आता है तो वो किस टाइप की वजह से आता है, तो एस्ट्रोलाइट और निषाद पीपल की वजह से आता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज इसका मतलब कि जो भी चीज़ें मेन मेड बनाई गई है, जो चीज़ें हमने हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है, उसको हम लोग कल्चरल बोलते हैं, जैसे कि पैलेसेस, महल आ गया, कुछ मूर्तियाँ आ गई, स्टोन इंस्क्रिप्शंस आ गए, ठीक है, स्तूपास आ गए जिसमें बुद्धा जी के मॉन्क्स और उनको उनके शवों को रखा जाता है, टेम्पल्स आ गए, मॉस्क आ गए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे कुछ आ गए, लिटरेचर आ गया, आर्ट वर्क आ गया, ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने क्रिएट की है, इसी को ही हम लोग कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, और ये एक्चुअली एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे पूर्वजों से हमको, ठीक है, इनका कोई मोल नहीं है क्योंकि ये सब स्किल्स है देखा जाए तो। नेचुरल हेरिटेज जो हमें कुदरत के थ्रू मिला है, माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ट्रीज, सी, स्ट्रीम्स, वेजिटेशन, ये एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कुछ नेचुरली है, ओके, ये भी इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, हमें नेचर से प्राप्त होता है, हम कभी भी इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है आपसे, अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन द न्यू 500 रुपी करेंसी नोट ऑफ इंडिया, गिव अस इंट्रोडक्शन, ठीक है, 500 के नोट पे आपको एक मॉन्यूमेंट का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ओके, तो वो पिक्चर में जो मॉन्यूमेंट है वो क्या है, कौन सा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो बेटा जी वो मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, जो लोकेटेड है दिल्ली में, और इसको बनाया था शाहजहां ने 1638 एडी में। ये फोर्ट जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, इसके लिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। और बेसिकली देखा जाए तो ये फोर्ट में जो शाहजहां शाहजहां कह रही हूँ, शाहजहां, सॉरी, शाहजहां कैसे बोल रही हूँ मैं, शाहजहां ने ये एक पूरी सिटी बनाई थी अपनी, जिसका नाम था शाहजहानाबाद, उनके नाम पर ही रखा हुआ था। रेड फोर्ट में क्या क्या था, उनमें था जो हम बोलते भाई तुम्हारे घर में कितने कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, एक लिविंग रूम है, तो वहाँ पे क्या था, तो एक तो था दीवान ए आम, मतलब कि कॉमन पीपल के मीटिंग का एक एरिया, दीवाने खास जहाँ पे खास लोग मिलने आते थे, रंग महल, दीवाने खास जो था वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड बिल्डिंग था क्योंकि वहाँ पे जनरली सिर्फ राजा जाता था,
और अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठते थे वहाँ पे। वो पूरा का पूरा गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड है। द अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन द रेड फोर्ट विच कैचेज अट्रैक्शन, रंग महल, ठीक है, आईना महल, पूरे आईना मिरर्स रखे गए हैं, मुमताज महल भी कहा जाता है इसको, मीना बाजार, लाहौरी गेट, मुगल गार्डन, ठीक है। शाहजहां ऑल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल पीकॉक थ्रोन, अपने लिए बनाया गया था। फिर क्या अभी आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि नादिर शाह जो है उन्होंने उनको ईरान लेके गए उस पीकॉक थ्रोन को। रेड फोर्ट इज कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट बिल्डिंग अमंग द मुगल आर्किटेक्ट्स, और हर साल ड्यूरिंग द फेस्टिवल इंडिया जो है वो अपना नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट पे ही होस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, in the art, the characters like Rangla Rangili promotes a social theme through presentation, give an introduction. तो वो रंगला रंगली जब भी नजर आए, मतलब कि वो फोर्ट, वो जो ड्रामा है वो कौन सा है, भवाई, ठीक है। तो भवाई एक फोक ड्रामा है वेस्टर्न इंडिया का, स्पेशली गुजरात में ही परफॉर्म किया जाता है। ये बेसिकली 700 साल पहले परफॉर्म किया गया था, शुरू किया गया था बाय द असेट ठक्कर, ओके। और ये जो उस टाइम का युग का था, उस टाइम सोलंकी एरा चलता था। इट वॉज परफॉर्म्ड मेनली विदाउट कर्टन्स, ठीक है। वैसे तो जनरली क्या होता है ना, जहाँ पे भी ड्रामा होता है तो पहले पर्दे खुलते हैं, फिर एक्टिंग शुरू होती है, फिर पर्दे बंद हो जाते हैं, इसमें कोई कर्टन वर्टन नहीं होता है, ठीक है। एक लाइट ह्यूमर होता है, ह्यूमर मतलब कि थोड़ी बहुत मजाक मस्ती के थ्रू चीज़ों को डिलीवर कर देना, ठीक है। म्यूजिक वगैरह अच्छे से पीछे बजता रहता है। कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग अपना वेस करके आते हैं, रामदेव, ठीक है, झंडा, झूलन, कजोरा, ये कुछ फीचर्स कैरेक्टर्स हैं भवाई के। भवाई एक अफोर्डेबल मीन्स है लोगों को एजुकेट करने का, मतलब एंटरटेनमेंट करते करते लोगों को कुछ सीख दी जाती है, और ये ज़्यादातर जो है वो सोशल लेवल्स पे काम करता था, ठीक है। जैसे कि सती हो गया, चाइल्ड मैरिजेस हो गए, ठीक है, विडो के लिए रूल्स आते हैं उसके लिए, तो उन सब पे ये ड्रामा पेश करते थे। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगीली वाज यूज्ड टू प्रोग्राम लाइक द गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड, उस पर काफ़ी काम करते थे। जो परफॉर्मर्स थे भवाई के, वो लास्ट में एक शहनाई बजाते थे, और माँ जगदम्बा की शायद वो प्रेयर करके, उनका भजन करके वो फिर उसको समाप्ति दे देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो होली सिटीज की बात कर लेते हैं। द 7 सप्तपुरी होली सिटीज आर कौन सी है, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन मतलब अवंतिका, और देवरती मतलब द्वारका। ये 7 जो है वो पूरी तरीके से होली सिटीज मानी जाती हैं। तो 4 धाम कौन से हैं, तो एक है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वर तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये 4 जो है वो सेलिब्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोक्ष चाहिए तो ये जनरली जब ओल्ड एज हो जाती है तो लोग 4 धाम, आपकी दादी वगैरह भी बोलते हैं हमको 4 धाम की यात्रा करवा के, तो वो सेलिब्रेशन के लिए माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। फिर ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाती है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से एक सोमनाथ गुजरात में पाया जाता है। सन टेम्पल, बहुत सा सन टेम्पल है, जिसमें एक मोडेरा सन टेम्पल आता है गुजरात का, और एक कोणार्क सन टेम्पल आता है उड़ीसा का, बहुत फेमस है। कुंभ का मेला इस साल होने वाला है, ठीक है। तो दिस हिंदू पिलग्रिमेज इवेंट इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन वन ऑफ द 4 सिटीज, ठीक है। इन 4 में से किसी एक में होता है, या चारों में भी, इस बार तो शायद इन चारों में ही है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 सिटीज में ही जो है ये कुंभ का मेला लगा जाता है। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, ये एक सेक्रेड एरिया है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स जो हैं वो हर साल उनको विजिट करने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट विल यू डू एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन फॉर ऑफ अ पब्लिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट इन योर सिटी एंड विलेज, ठीक है। तो आपके सिटी और गांव में कुछ पिकनिक स्पॉट है, तो उसको कैसे क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पिकनिक स्पॉट के वहाँ पे जाकर जो लोग नहीं पेन से पेंसिल से कुछ चित्र ड्रॉ करके आते हैं, नाम वाम लिख के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसको बहुत सुंदर तरीके से रखो, दीवार वगैरह खराब नहीं करना चाहिए। उनके सराउंडिंग को प्लास्टिक वगैरह फेंक कर गंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। जो भी ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस जगह की, कोई गार्डन में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कुछ मंदिर में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ की ब्यूटी को मेंटेन करना और क्लीनलीनेस करना, ताकि टूरिस्ट वहाँ पे आए और उनको अट्रैक्ट लगे, ये हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। वन शुड नॉट लिटर एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देना ये सही नहीं है। यूज अ डस्टबिन, कहीं पे भी थूक वूक दिया वो भी सही नहीं है, और ना ही प्लास्टिक का यूज करके पेपर वगैरह, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। एक आता है हमारे पास स्टेट फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो स्टेट फॉरेस्ट होता है वो बेसिकली अगर हम देखें तो एक कंट्री में या अपनी कंट्री में मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसकी अथॉरिटी लेता है टू कंट्रोल जो भी एक्टिविटीज होती है फॉरेस्ट के अंदर। फिर आता है कम्युनल फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हो गए, वो उन फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं। और एक आता है प्राइवेट फॉरेस्ट, मतलब कि जहाँ पे फॉरेस्ट की एक लैंड जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पर है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। ये टाइप के फॉरेस्ट आपको उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में काफी देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हेयर आर इन द हैपेजेड कंडीशन, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट तो इतने बेकार कंडीशन है कि टोटली बैरन हो चुके हैं, पूरी बंजर जमीन, क्योंकि इंडिविजुअल के नाम पे ना, इंडिविजुअल है तो देखभाल करे नहीं करे। फिर काफी, अब देखो यार, बच्चा देखो, मतलब जिसके अंदर लाइक प्राइवेट अगर कोई फॉरेस्ट कर रहा है तो वो कितना पैसे वाला हुआ, तो वो तो आज कहीं ना कहीं अपने बिजनेस और इन सब में बिजी होते हैं, तो वो उन जगहों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कई बार तो अगर हम देखें तो प्राइवेट फॉरेस्ट जो है वो बहुत बेकार कंडीशन में होते हैं, कोई भी लाइक फ्रूटफुल उन जगहों का होता ही नहीं है। नेक्स्ट, मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले तो है ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, जहाँ पे भी हम अपना हाथ घुसे रहेंगे वो चीज़ खराब होनी है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन ग्रासलैंड इन द वाटरशेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इंक्रीज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेचारे एनिमल्स की जो लाइफ है वो खतरे में डाल दी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अ मेन रीजन, ठीक है, अब हम सबसे पहला पहला रीजन तो यही है कि हमने फॉरेस्ट काट लिया है, तो जो घर था उनका हमने उनसे उनका घर ही छीन लिया एनिमल्स का, तो इम्बैलेंस तो होना ही है, सीधी सी बात है। उसके अलावा फिर हम एनिमल्स को हंट करते हैं उनके बालों के लिए, उनके स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, इन सब के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग इतने लालची होते हैं ना कि हमारी लालच ही खत्म नहीं होती, हमारी ज़रूरतें खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को आए दिन बस एक्सप्लॉइट किए जाते हैं हम लोग। रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाना, माइनिंग्स करना, इन सब में हमने न जाने कितना फॉरेस्ट जो है वो बर्बाद कर लिया। ट्रीज को, एक ट्री को ग्रो होने में 17 से 20 साल लगते हैं, वो हम लोग एक ही झटके में पूरा काट लेते हैं। फॉरेस्ट फायर दूसरा रीजन है, विच इज अ नेचुरल कैलेमिटी, नो डाउट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं। When the forest fire occurs at the procreative time of animals or at the time of hatch, तो इट क्रिएट्स अ डाइवर्स इफेक्ट, ठीक है। अब अगर समझो कि फॉरेस्ट फायर तब हो रही है जब एनिमल्स का प्रोक्रिएटिव टाइम है, मतलब ब्रीडिंग का टाइम है, ठीक है, मैटिंग का टाइम है, अगर उस टाइम पे नेचुरल कैलेमिटी हो जाती तो फिर जो माँ बाप है, मतलब जो बर्ड्स, जो एनिमल्स और बर्ड्स के माँ बाप है वो तो मर ही जाते हैं, जो बच्चे अभी अभी अंडे में से निकले होंगे, चूजे या जो थोड़े बहुत निकल चुके होंगे वो भी मर जाते हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या उनकी जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है, जो एनिमल से बेचारे बेघर हो जाते हैं और इसकी वजह से वो अपना शेल्टर ढूंढने के लिए वो शहर में आते हैं, और फिर हम ऐसे बोलते हैं कि वो आके हमको अटैक कर रहे हैं, वो अटैक नहीं कर रहे, अटैक तो हमने उनके घर को किया जिसकी वजह से उनको शहर में आने की जरूरत पड़ गई, और फिर हम उनको मारते हैं, हंटिंग करते हैं वहां पर भी बेचारों के साथ। टू दिस ह्यूमन अटैक वाइल्ड एनिमल्स, और कई बार तो उनको मार भी देते हैं हम लोग। ह्यूमन ऑल्सो हंट एनिमल्स टू मेक द मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन परफ्यूम्स के लिए हम उनको मारते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो नंबर है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब संख्या उनकी, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर different 5-year plans, what provisions have been made for the people of scheduled tribes and scheduled caste, ठीक है। तो 5 ईयर क्या प्रोविजंस 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे फॉर SC एंड ST पीपल। तो सबसे पहले तो हॉस्टल्स खोलेंगे, ठीक है, हैव बीन ओपन, एंड स्कीम बनाएगी जहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को। फिर है कि फैसिलिटीज दी जाएंगी उनको फॉर काउंसलिंग या ट्रेनिंग क्लासेस के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह। मिनिमम रिक्वायरमेंट एज होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी मिनिमम होगी, रिलैक्स्ड किया जाएगा उसके अंदर भी, ताकि वो इजीली एग्जाम दे पाए और गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल कर पाए। थ्रू ऑल दिस एंड अदर सेवरल स्टेप द स्टेट इज टेकिंग, ठीक है, जो स्टेट है वो भी ध्यान देता है अबाउट द एजुकेशन, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि भैया उन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, कहीं पे कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन ये तो लिटरली काम ही इसके लिए करती है टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन, ठीक है, जो भी पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको डिग्निटी, इज्जत मान की जिंदगी जीने में उनको मदद करती है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाती है, ये जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट है।
और उनके अंदर भी कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कराए ताकि वो शहर के लोगों के साथ मैच कर पाए। धीरे 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 कंडीशन जो है SC ST वालों की इम्प्रूव हुई है और अभी भी इम्प्रूव हो ही रही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain sugar industry which stands second after the textile industry in the agrarian industry। तो देखो इंडिया जो है वो बेसिकली जैगरी बनाता है, गुड़ बनाते हैं हम लोग, शुगर केन जूस से बनाते हैं। तो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें शुगर इंडस्ट्री जो है वो सेकंड नंबर आता है आफ्टर टेक्सटाइल। तो फर्स्ट नंबर में इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन की इंडस्ट्री, और दूसरा नंबर है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, अब शुगर केन में से जो जूस को हमें निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो 24 आवर्स के अंदर ही करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है ना वाटर लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो फिर खराब हो जाएगा। तो हमें 24 घंटे के अंदर ही, मतलब जैसे हमने उनको जमीन से उखाड़ा ना, ठीक है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको हमें जूस उसमें से निकाल के पी लेना पड़ता है। इफ द वाटर लेवल ऑफ शुगर रिड्यूसेस, तो हम लोगों को फिर बाद में शुगर भी कम मिलेगी। इसके लिए शुगर की फैक्ट्रीज जो है वो शुगर के इन ग्रोइंग सेंटर्स के नज़दीक में ही लोकेट की जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात। गुजरात के अंदर बरडोली, गांधेवी, ओलपट, व्यारा, भरूच, खोदिनार, तलालागिर, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री शुगर की आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ विजिट टू वेस्ट बंगाल इट वॉज नोटिस्ड कि जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं जूट डोरमेट्स का, रोप्स का और गनी बैग्स का। ठीक है, मतलब जूट से बने हुए डोरमेट्स, रस्सियाँ और गनी बैग्स का। तो क्या रीज़न है? तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल फैक्टर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे नदी बहती है, हुगली रिवर। ठीक है, और पहली बात, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे लेबर भी बहुत सस्ता है, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज भी अच्छा हो जाता है और पोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी है। प्लस 80% जूट प्रोडक्शन जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को ही मिलता है। तो हम जूट को प्योरीफाई करते हैं और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो हुगली नदी भी नज़दीक में ही है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जूट की मिलें आपको रिवर के आसपास ही दिखाई देती हैं। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो जूट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ईजी अवेलेबल भी होता है और चीप भी होता है। नेक्स्ट क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। A tall skyscraper whose construction work was completed by the इल्तुतमिश। तो बेटा ये अब सोचो, अ टॉल स्काईक्रैपर, ठीक है, आसमान को छूने वाली इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इमारत है वो है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार जो है वो 12th सेंचुरी में बिल्ड की गई थी बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, जो फाउंडर थे गुलाम डायनेस्टी के। उनके लाइक वो कंप्लीट हो कुतुब मीनार उसके पहले ही उनका इंतकाल हो गया उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद फिर उनके जो जमाई राजा थे, सन इन लॉ, ओके, इल्तुतमिश, उन्होंने वो कंप्लीट किया उनका आधा टास्क मीनार बनाने का। ये मीनार जो है वो 72.5 मीटर टॉल है, पूरी की पूरी रेड स्टोन से बनी हुई है और मार्बल से। इसका जो सरकमफेरेंस है वो 13.75 मीटर है बेस में, और धीरे 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 मतलब यूं करते 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 यूं रिड्यूस हो जाता है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है 2.75 मीटर। वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्सेस देखने को मिलेंगे कुरान के ऑन द मीनारेट, और ये टॉलेस्ट स्टोन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लेन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गोपुराम। देखो बेटा, गोपुराम क्या होता है? गोपू, गोलमाल का गोपू। तो गोपू जो है वो बेसिकली, गोपुराम जो है वो एक्चुअली एंट्रेंस है टेम्पल का। साउथ इंडिया में जो टेम्पल के एंट्रेंस वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा गेट बनाया जाता है, उसको हम गोपुराम कहते हैं। The construction of temples gained momentum due to the encouragement of Pandya's rulers of South India। ठीक है, तो ये गोपुराम जो है, जो एंट्रेंस, भाई इतना विशाल एंट्रेंस होना चाहिए कि लोग पागल हो जाए कि क्या एंट्री है। तो ये जो चल रहा था, ये चल रहा था पंड्यास के टाइम पे। ठीक है, दे बिल्ड हाई आउटर वॉल्स, अच्छे खासे बड़े बड़े आउटर वॉल्स बनाए थे उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स बनाए थे टेम्पल के बाहर। ये जो गेट्स थे उनको गोपुराम कहते थे। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गोपुराम रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, तो उनका जो बनाने का जो आर्किटेक्ट स्टाइल था वो बेसिकली कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता था कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा रिलीजियस को मानने वाले हैं, कितना ज़्यादा अपने कल्चर को फॉलो करने वाले हैं। हालांकि साउथ के लोग अभी भी कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं।
ठीक है। गोपुराम्स आर ऑफन अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, ठीक है। फिर उनके गेट के बाहर जो भी भगवान माइथोलॉजिकल फिगर्स जो भी होंगे, ठीक है, फ्लोरल डिजाइन का पूरा स्कल्पचर बनाया जाता है और बड़े वाइब्रेंट कलर से पूरा बनाया जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज बिकम मोर पॉपुलर, ठीक है। देखा जाए तो मंदिरों से ज्यादा तो जो पॉपुलर है वो गोपुरम, सिर्फ मंदिर का गेट इतना पॉपुलर है कि मंदिर इतना पॉपुलर नहीं है साउथ में। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुरै, ठीक है, वो तो एस्थेटिक प्लेजर देते हैं आज भी अगर आप दूर से देखो तो। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गोपुरम is सिग्निफिकेंट, मैंने जैसे बताया, कल्चरल, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप को शो करता है और एक गेटवे है। गेटवे इज लाइक भगवान की तरफ जाने का ये द्वार है, ठीक है, यहीं से हम अंदर मंदिर में जाएंगे, तो यही गेटवे है। तो दैट इज ऑल अबाउट द गोपुरम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टार्टिंग एलिफेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया? एलिफेंट प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया था? तो देखो, ये तो शुरू हुआ था 1992 में। जो मेन एम था, सीधी सी बात है कि हमें एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट और टू प्रोटेक्ट देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स, ठीक है। एलिफेंट्स यहाँ वहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि लोग एलिफेंट्स को जो है वो मारते जा रहे थे, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टूडे द नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैज इंक्रीज, अभी तो इंक्रीज हुए हैं फिर भी। टुडे 26 प्रोटेक्शन जोन्स एलिफेंट्स के लिए खाली बनाए गए हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क फॉर द प्रोटेक्शन, और उनको प्रॉपर केयर देना है। और यहाँ तक कि जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स हैं, हम तो नहीं रख सकते, सीधी बात है, बट साउथ में, ठीक है, आप देखोगे तो जो भी लोग होते हैं उनके पास ज़्यादातर एलिफेंट्स पाले हुए होते हैं केरला वगैरह में, ठीक है, तो उनका भी प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्टेट द फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। देखो अब क्या क्या फीचर्स हैं। जो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है आर ओन्ड बाय द प्राइवेट, ठीक है। तो मार्केट, देखो जहाँ पे वर्ड मार्केट आया इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन, सिंपल। क्या बोला मैंने? जहाँ पे भी वर्ड मार्केट आया इसका मतलब कि इट्स अ प्राइवेटाइजेशन। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन करते हैं इंडिविजुअल लोग। प्रॉफिट जो है वो मेन सेंटर है इस एक्टिविटी के अंदर, पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है। जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेराइटीज मिल जाती हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। रिसोर्सेज जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा रिसोर्सेज खरीद लूंगी, मेरा कंप्यूटर के पास पैसे कम है तो उतने रिसोर्सेज नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो हम पैसे के बल पर प्रॉफिट के बल पर रिसोर्सेज को खरीद लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो उस तरीके से लिए जाते हैं जहाँ पे लाइक हमारे दिमाग में प्राइस मैकेनिज्म होता है, ये कितने में पड़ गया, ये कितने में बेचना है, कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम किसी भी डिसीजन तक पहुँचते हैं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज। देखो मैंगनीज जो है वो एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम द आयरन, ठीक है, आयरन में से स्टील को बनाना होता है। इसको हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, बैटरीज और टाइल्स वगैरह बनाने में। इसको लेदर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मैच बॉक्स, माचिस की तीली, क्योंकि वो उससे ही आगे वो जो होता है ना उसमें मैग्नीशियम ही होता है या मैग्नीज ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जलता है। चाइना क्ले यूटेंसिल्स इन सब में यूज करते हैं। इसको अगर हम आयरन के साथ मिक्स कर लेते हैं तो आयरन के जो रेल्स होते हैं, जो आयरन की पटरियाँ होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मैंगनीज और स्टील एक स्ट्रॉन्ग स्टील बनाता है जब इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं, और इसको मशीन्स के तौर पे यूज किया जाता है, ग्राउंडिंग मशीन वगैरह के तौर पे, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को ग्राइंड करती हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, डिफाइन सोलर एनर्जी। सिंपल, सोलर एनर्जी इसका मतलब कि जो भी एनर्जी सन के द्वारा मिलती है, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। एंड टाइडल एनर्जी, टाइडल मतलब कि जो टाइड्स के थ्रू मिलती है। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय द राइजिंग एंड फ्लोइंग वाटर ऑफ हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स, ठीक है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स से जो पानी बहता है उसमें जो एनर्जी आती है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ लेड। अब लेड के यूजेस अलॉय में काम आता है, इलेक्ट्रिक वायर में, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर और बैटरीज में। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। आइडेंटिफाई मी, तसार। तसार एक टाइप का सिल्क है जो इंडिया में पाया जाता है। टोटल 4 टाइप के सिल्क होते हैं, उसमें तसार एक सिल्क है। सेल, सेल दैट इज अ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली जितने भी स्टील के, आयरन के स्टील के फैक्ट्रीज है सब पे नजर रखता है, ठीक है। नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर
रखता हूँ, ये गाना गाता है सेल, खाली टाटा को छोड़कर, ठीक है, टाटा पे ही नजर नहीं रखता, बाकी सब पे नजर रखता है। नाउ नेक्स्ट, मेंशन द स्टेप्स टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, एनवायरमेंट धीरे धीरे खराब होता जा रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रीज, तो क्या करना चाहिए हम लोग को इसको ठीक करने के लिए। देखो इंडस्ट्रीज जो है वो पिलर्स है हमारे नेशनल इकोनॉमी में, सीधी सी बात है, उसके वो नहीं होगा तो हम इतने ग्रो भी नहीं करेंगे। पर क्या होता है ना, एक चीज की तरफ आगे बढ़ो, दूसरी चीज खराब करते जाओ, तो फिर तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि हम ग्रो भी करें और हमारा नेचर भी डैमेज ना हो। तो हमें ये ध्यान देना पड़ जाएगा कि देखा जाए तो द कंट्री शुड डेवलप द इंडस्ट्रीज इन सच अ वे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी हो, बट वो नेचर को, एनवायरमेंट को भी हार्म ना करे। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन और क्वालिटी ऑफ पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए विद द प्रॉपर प्लानिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। पॉल्यूशन जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द करेक्ट रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल ऐसा यूज करें जो गंदगी कम निकाले और यूजफुल एफिशिएंसी ज्यादा हो उसके अंदर। एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर एक्सेट्रा इन द फैक्ट्रीज। द वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है। अब जब पानी आता है ना इंडस्ट्री में तो उसको पहले छन्नी से छांट लेना। हम यूं छन्नी तो नहीं होगा, पर उनके वहाँ पे एक पूरा सा बड़ा सा एक एफ्लुएंस होता है, तो वो एफ्लुएंस की मदद से हम लोग पानी को अलग कर लेते हैं और मिट्टी जो भी कचरा होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ढंग का पानी ताकि बाहर निकले इंडस्ट्री में से, ताकि वो खराब पॉल्यूशन ना कॉज करे। मोर ओवर इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरीफाइड आफ्टर ट्रीटमेंट एंड रीयूज्ड, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर या बायो रिजर्वियर, ये एक लार्ज एरिया होता है लैंड का जहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और रिजर्वियर्स उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। एज पर द इंटरनेशनल फॉर्म ये बनाया गया था। जो पर्पस है इसका वो यही है कि फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, मतलब वहाँ पे आदिवासी भी रहेंगे तो एनिमल्स भी रहेंगे, बर्ड्स भी रहेंगे, ठीक है। बायो रिजर्वर जो है वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सबको प्रोटेक्ट करता है और एवरीडे जो उनकी लाइफस्टाइल है उनको मेंटेन करता है। द गवर्नमेंट कंडक्ट प्रोग्राम ऑफ एनकरेजिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग अमाउंट अबाउट बायोस्फीयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि और रिसर्च करो और देखो क्या क्या हम बायोस्फीयर में ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी ह्यूमन मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, टोटली बैंड होता है। द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज मोर देन, ठीक है, इसका टोटल एरिया कितना होता है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स आर नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्वर्स हैं। रन ऑफ कच्छ को तो गुजरात का हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया था, बायो रिजर्वियर जोन भी, इन 2008, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट फिनिश कर लिया सेक्शन बी का। टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने आपको। डू लर्न दिस क्वेश्चंस और मुझे आपका फीडबैक जरूर जरूर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडी, कीप आवर वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।